हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अभी तक लाइट के चैप्टर में आप मिरर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। मिरर के बारे में हमने मिरर फार्मूला, उसकी मैग्नीफिकेशन और वह किस तरह से इमेज की पोजीशन का रिज़ल्ट और इमेज के साइज़ और ऑब्जेक्ट के साइज़ का मैग्नीफिकेशन का यूज़ करते हुए हम किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके बाद भाई लाइट के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगला कंसेप्ट हम इसमें लेकर चलते हैं भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले वाला जो मिरर में हमने पढ़ा था वो कौन सा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने क्या देखा कि लाइट रे किसी एक मीडियम से आकर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में चली गई थी। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनटू सेम मीडियम, ये तो बोला जाता है भाई क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा भाई? लाइट रे के पास में इसमें भी चेंज होगा, लेकिन इस केस में लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी। अब यहाँ पर मीडियम जो है वो चेंज हो जाएंगे। किस तरह से? इस कंसेप्ट को समझने से पहले कुछ बेसिक एग्जांपल्स पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिससे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कंसेप्ट को समझने में हमें मदद मिलेगी। मान लीजिए किसी ग्लास में आपने वाटर डाला हुआ है और उसमें आप एक सिक्का डालते हैं। तो उस सिक्का जो बॉटम सरफेस पर रखा हुआ है उसको जब आप ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं, ओब्लिकली ऑब्जर्व करते हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो सिक्का अपनी जो बॉटम सरफेस पर उसकी जो पोजीशन थी उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से अगर किसी प्रिंटेड मैटर के ऊपर कोई ग्लास स्लैब रख दी जाए तो वो जो प्रिंटेड मैटर है वो भी अपनी जो नेचुरल पोजीशन है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से किसी लेमन को अगर आप किसी वाटर के ग्लास में डालकर देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आप क्या पाते हैं कि वो अपने नेचुरल साइज से लार्जर जो है वो ऑब्ज़र्व होता है। तो ये सारे जो एग्जांपल है। इसी तरह से अगर एक पेंसिल को आप हाफ पार्टली इमर्स्ड इन वाटर और पार्टली जो है वो बाहर है, तो आप क्या देखेंगे कि वो जहाँ जो सरफेस है, जहाँ से एयर और वाटर के बीच में जहाँ पर जो इंटरफेस आया हुआ है दोनों मीडियम का, वहाँ से अगर आप नीचे वाटर के अंदर ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो पेंसिल जो है वो मुड़ी हुई ऑब्ज़र्व होती है। तो ये जो सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर एग्जांपल्स आपको बताए, ये सारे कौन से कंसेप्ट को डील करते हैं भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या है? इट इज़ द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन path of light ray when it enters from one medium to another। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उस टाइम पर उसके पाथ में जो चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी और ऑब्जर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब के साथ इस साइड का मान लीजिए ये हमने क्या ले लिया?
मिडल पॉइंट ले लिया, सेंट्रल पॉइंट ले लिया और इस पर एक नॉर्मल ड्रा कर दिया। तो यहाँ से किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड हमने एक रे ली जो कि इस नॉर्मल के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बनाती है। मान लीजिए इस एंगल को हमने आई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब ये जो लाइट रे यहाँ पर ये किसके रूप में ली जाएगी भाई? इंसिडेंट रे के रूप में। अब ये इंटरफेस है, इस लाइन से बाहर तो एयर लाई कर रही है और इसके अंदर क्या लाई कर रही है भाई? ग्लास। तो दो मीडियम हो गए, बाहर क्या है भाई? एयर, और यहाँ पर क्या है? ग्लास। तो जैसे ये लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? इसका जो पाथ स्ट्रेट लाइन ना होकर ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये जो इसके पास में चेंज आ गया जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी तरह से जब दूसरे इंटरफेस पर पहुंचेगी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्लास से जब वो एयर में वापस जाएगी तो उस केस में इसका पाथ ये हो जाएगा भाई। उस सिचुएशन में इसका पाथ ये हो जाएगा, मीन्स इस लाइन के क्या हो जाएगी? ये पैरेलल हो जाएगी। तो ये रे तो कौन सी बोली जाएगी भाई? रिफ्रैक्टेड रे। ये रे कौन सी बोली जाएगी? इमर्जेंट रे। तो जहाँ इंटरफेस था दो मीडियम का, दो मीडियम जहाँ पर मिल रहे थे, वहाँ पर जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसके पाथ में क्या आ गया? चेंज आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी वो ग्लास से एयर में एंटर हुई तो यहाँ पर भी उसके पाथ में चेंज आ गया। ये जो इनके पाथ में चेंज ऑब्जर्व किया गया, इसी को हम कौन से कंसेप्ट के रूप में लेकर चलते हैं भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के रूप में। तो जैसे आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट पढ़ा था, उसके लाज आए थे, ऐसे यहाँ पर लाज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होंगे भाई। लाज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या होंगे भाई? फर्स्ट ला क्या कहता है लाज ऑफ रिफ्रैक्शन में? कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane. All lie in a same plane. दूसरा पॉइंट, अब उसमें तो क्या था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में तो दूसरा पॉइंट था एंगल आई एंगल आर के इक्वल आ गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या आएगा कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant quantity. Ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant quantity. और इस लॉ को हम दूसरा लॉ स्नेल्स लॉ भी कह देते हैं, स्नेल्स लॉ इन ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में स्नेल्स लॉ क्या होता है भाई? कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैथमेटिकली आप साइन आई अपॉन साइन आर इट विल बी इक्वल टू एन। और ये जो कांस्टेंट आ गया ये क्या बोला जाता है?
जिस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर हो रही है, जिस मीडियम में एंटर हो रही है वो उसका क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी इसको भी हम, अगला टॉपिक यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट क्या है, अभी आपको बताया, लाइट रे किससे, एयर से किस में एंटर हो रही है, ग्लास में। तो यहाँ पर एक सिंबल हम यूज़ करेंगे एन। एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर दो मीडियम काउंट होंगे। एक मान लीजिए ग्लास वाले मीडियम को हम मीडियम 2 से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं और एयर वाले मीडियम को मीडियम 1 से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट किसके इक्वल होगा, ये रेशियो होगा दो चीज़ों का। किस किस चीज़ का, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहां पर मीडियम कौन सा है भाई, ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या थी, एयर। वो किसके इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पर वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम c से रिप्रेजेंट करवाते हैं और मीडियम में मान लीजिए वो स्पीड ऑफ लाइट v है। तो यहाँ से n21 जो हमारे पास आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, c/v। अब c की वैल्यू हमारी फिक्स होती है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू डिपेंड करेगी किस मीडियम में आप लाइट रे को एंट्री करवा रहे हैं। वो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मिलेगी। लेकिन यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशनशिप आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम। द मीडियम हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, लार्जर होगी, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम। विल हैव स्पीड ऑफ लाइट in smaller amount। The medium having larger value of refractive index will have speed of light in smaller amount। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट वहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये था भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट। इस पर बेस्ड कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो इसमें से c की वैल्यू तो आपको पता ही है, v और n में से इनमें से एक वैल्यू आपको दी हुई मिलेगी और एक दोनों में से एक वैल्यू दी हुई मिलेगी और दूसरी का रिजल्ट आपसे पूछा जाएगा क्योंकि c की वैल्यू आपके पास नॉन मिलेगी। जैसे आपके पास यहाँ पर ग्लास का ही केस ले लीजिए, n ऑफ ग्लास, और विद रिस्पेक्ट टू एयर ये वैल्यू आपके पास दे रखी हो कितनी, इट विल बी
3/2 ये आपके पास ये वैल्यू दे रखी हो और आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तो ये ANG वाला वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। किसके इक्वल होगा भाई, C/V, या V किसके इक्वल आ जाएगा, C/ANG। अब C की वैल्यू कितनी बताई थी, 3 × 10⁸, और ANG यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना था, 3/2 रख दो, 3 और 2 पर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया भाई, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो देखिए वैक्यूम या एयर में तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी, 3 × 10⁸, और जब वो ग्लास में एंट्री हुई तो उसकी स्पीड क्या हो गई, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो उसमें स्पीड ग्लास में जो है वो एयर के कंपैरेटिवली क्या हो गई, उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये कंसेप्ट था भाई आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्ट के बाद अगला टॉपिक जो है वो हम लेकर चलते हैं स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज, जैसे स्फेरिकल मिरर का केस हमने डिस्कस किया था, ऐसे यहाँ पर स्फेरिकल लेंसेज का केस डिस्कस करेंगे। इसमें भी फिर वही दो टाइप, एक लिया जाएगा कन्वेक्स लेंस और दूसरा लिया जाएगा कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस क्या होगा कि भाई दो यहाँ पर ये बाउंडेड हों, दो स्फेरिकल सरफेस ऐसे बाउंडेड करवा रखे हों जिसमें मिडल पार्ट क्या हो, थिक हो, और एजेस से वो कैसा हो, थिन हो। ऐसा जो लेंस होता है वो कौन सा होता है भाई, कन्वेक्स लेंस। वहीं अगर इस टाइप के दो बाउंडेड सरफेस हैं, स्फेरिकल सरफेस हैं, और यहाँ पर अगर सेंट्रल पार्ट कैसा हो, थिन हो, और एजेस से वो कैसा हो, थिक हो, तो ऐसा जो लेंस होगा वो कौन सा होगा भाई, कनकेव लेंस। अब जैसे मिरर में आपने डिस्कस किया था, अलग अलग केसेस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखते थे हम, कनकेव मिरर के सामने अलग अलग पोजीशन पर, जैसे वहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते थे तो उनकी इमेजेस अलग अलग पोजीशन पर बनती थी और उनकी नेचर और इमेज के साइज़ का रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट के साइज़ के साथ लिया जाता था। ऐसे हम रे डायग्राम यहाँ पर स्टडी करेंगे। रे डायग्राम, रे डायग्राम when object is placed in front of कन्वेक्स लेंस। पहले हम कन्वेक्स लेंस के केस डिस्कस करेंगे, जब कन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पर रखा हो। तो सबसे पहला केस भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, इन्फिनिटी पर। तो ये मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है, और ये एक इसका सेंट्रल पॉइंट जो है ये क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम O से रिप्रेजेंट करवाते हैं। इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन, अब ये एक स्फेरिकल पार्ट ये है, स्फेरिकल ग्लास स्फीयर में से पोर्शन काटा गया है ये, तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो एक तो सेंटर इस साइड में लाई करेगा, इसी तरह से एक ग्लास स्फीयर का पोर्शन ये काटा गया है, तो एक सेंटर इस साइड में लाई करेगा, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर इनके लाई करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन हम कहाँ लेकर चल रहे हैं, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर तो पैरेलल रेज आएंगी भाई, और आफ्टर रिफ्रैक्शन
आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक पॉइंट से पास होंगी और वो पॉइंट कौन सा होगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर। क्या होगा इसका, ऑप्टिकल सेंटर। इसी तरह से एक लाइट रे यहाँ से आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किससे पास होगी भाई, इसके प्रिंसिपल फोकस से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एफ आ जाएगा। ये तो केस हो गया जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। दूसरा केस, मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया। अब जैसे इस साइड में जितनी डिस्टेंस हमारे पास, ये इसकी क्या हो जाएगी भाई, फोकल लेंथ। अब एक एफ इस साइड में लेंगे और एक इतनी ही डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड में हमारे पास इतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर लिया जाएगा। इसको हम F1 से रिप्रेजेंट करवाएंगे। इस साइड वाला, राइट साइड वाले को F2 से रिप्रेजेंट करवाया जाएगा, लेफ्ट साइड वाले को F1 से रिप्रेजेंट करवाया जाएगा। अब जितनी डिस्टेंस इस ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में है, इतनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट होगा हमारे पास कौन सा, 2F1। तो सेकंड लोकेशन हम लेकर चलेंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा हो, बियॉन्ड 2F1। और मिरर में लेते थे बियॉन्ड C, यहाँ पर लिया जाएगा बियॉन्ड 2F1। तो पैरेलल रेज, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। आफ्टर रिफ्रैक्शन किससे पास होगी भाई, F से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, F2। अब दूसरी लाइट रे को हम कहाँ से पास करवाएंगे भाई, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे की क्या यहाँ पर रूल रहेगा कि वो सीधी निकल जाएगी, उसके पाथ में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। और दोनों लाइट रे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ये जो लाइट रे यहाँ इंटरसेक्ट कर गई, यहाँ पर उसकी इमेज बन जाएगी। तो ये F2 हो गया। अब इतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 2F2। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, बियॉन्ड 2F1 था, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनी भाई, बिटवीन F2 एंड 2F2। अगली पोजीशन हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो अगली पोजीशन कहाँ पर बनेगी भाई, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा हो, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और भाई ये मान लीजिए F1 हो गया, ये मान लीजिए 2F1 हो गया। अब 2F1 पर लेकर चल रहे हों तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होगी वो, F2 से। इसी तरह से दूसरी लाइट रे किससे, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे है, ये सीधी निकल जाएगी। सीधी जहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई वो लोकेशन फिर हमारे यहाँ पर किसकी हो जाएगी भाई, 2F2 की। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, 2F1 पर रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी भाई, 2F2 पर बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें केस रहेगा भाई, बिटवीन F1 एंड 2F1। ये O हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। तो पैरेलल रे, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन किससे पास होगी भाई, F2 से। और यहाँ पर दूसरी लाइट रे किससे पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से।
तो यहाँ पर जहाँ पर लाइट रे इंटरसेक्ट हुई वहाँ पर क्या बन जाएगी भाई, इमेज बन जाएगी। अब यहाँ पर ये F2 है तो 2F2 यहाँ पर हो जाएगा। तो जब लाइट रे कहाँ से पास हो रही हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, बिटवीन F1 एंड 2F1, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F2। अब साइज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं, लार्जर इन साइज आ रही है। अभी तक हमने जितने भी केसेस यहाँ पर डिस्कस किए हैं उन सब में जो नेचर ऑफ इमेज है वो कैसी है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें पॉइंट साइज में बनेगी, इसमें स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसमें भाई लार्जर इन साइज टू द ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट केस हम यहाँ पर लेकर चलते हैं भाई, कौन सा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1 प्रिंसिपल फोकस पर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा हो। ये हो गया हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारे पास F1, ये हमारे पास 2F1, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है भाई। तो पैरेलल रे, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होगी भाई, F2 से। ये हमारे पास F2 हो जाएगा। और दूसरी लाइट रे किससे पास होगी भाई, ऑप्टिकल सेंटर से। अब यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे ये ले ली। अब देखिए ये दोनों लाइट रे जो हैं वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तो इमेज कहाँ पर बनेगी भाई, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, लार्जर इन साइज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इसके बाद भाई कन्वेक्स लेंस में लास्ट केस है हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, यहाँ पर रखा है। तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन किससे पास होगी वो, F2 से। और एक लाइट रे किससे, ऑप्टिकल सेंटर से। अब इसमें देखिए इसमें क्या केस बनेगा, यहाँ से जब लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर इधर गई है तो ऐसा लगेगा पीछे से किसी पॉइंट से आ रही है वो। इसी तरह से यहाँ से ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये भी ऐसा लगेगा पीछे से किसी पॉइंट से आ रही है। तो पीछे से किसी पॉइंट से आती हुई ये दोनों रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। यहाँ पर जो ये इंटरसेक्ट कर गई यहाँ पर इमेज बन जाएगी। अब ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करवाया तो इसका मतलब है नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज का कंपैरिजन आप इजीली कर ही सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, लार्जर इन साइज देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो भाई ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। जब ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के सामने डिफरेंट पोजीशन पर रखा जाता है तो किस पोजीशन पर के कोरस्पॉन्डिंग उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, क्या उसकी नेचर होती है, और उसके साइज़ का ऑब्जेक्ट के साइज़ के साथ किस तरह से कंपैरिजन किया जा सकता है।